हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा मींस चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। तो उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 10.1 10.2 मींस दो एक्सरसाइज करेंगे। हमारा 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा या उससे कम ही का होगा, 40 मिनट से लेकर और 1 आवर तक वीडियो होगा। इसमें हम जो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के कॉन्सेप्ट हैं वो हम कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं इसमें? एक तो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो बहुत सारे लॉ हैं। तो हम ट्रायंगल लॉ जो हमारे सिलेबस में है उसको हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर मींस कुछ हम जो है अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करेंगे। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर मींस स्केलर के एक नंबर है, रियल नंबर है, उससे हम मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर को देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखेंगे 2 डायमेंशन में कैसे, 3 डायमेंशन में किस तरीके से है। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स और सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में। चलो शुरू करते हैं एक एक। तो देखो इधर क्या क्या चीजें हैं, पहले बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले वेक्टर। तो वेक्टर है क्या? जैसे हम रियल नंबर पढ़ते हैं, नंबर लाइन में रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर तक हमें पता है, रियल नंबर्स पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता है। तो ये कोई भी नंबर ले लिया जाए, इन सबको कहा जाता है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? जैसे हमें कोई अगर पता करना है कि यहाँ से स्कूल, घर से हमारा स्कूल कितनी डिस्टेंस पर है, तो सिंपल से बता देंगे 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, इस तरीके से हम बता देंगे। तो ये जो कुछ बता रहे हैं ये हम स्केलर बता रहे हैं, एक तरीके से उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मीन्स जो कुछ हम बता रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हमें स्कूल पहुंचना है तो सिर्फ इतना बताने से हम स्कूल नहीं पहुंच सकते कि हम घर से, हमारा स्कूल कितनी दूर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। अगर कोई कह रहा है घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, आपने बताया कि हाँ घर से हमारा स्कूल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अब उसको पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए इतना ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी आपने बताया, 2 किलोमीटर कहीं भी हो सकता है। 2 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में होता है। अगर मान लो प्लेन की बात करें हैं, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन की, तो कहाँ पर है ये 2 किलोमीटर? कहीं भी। आप देखो इनफाइनाइट, मान लो यहाँ आपका घर है, ये मान लो होम है पोजीशन, तो आप कहाँ भी इधर मीन्स इनफाइनाइट लाइन यहाँ से बन सकती है 2 किलोमीटर। कुछ पता नहीं है कि 2 किलोमीटर आप हो कहाँ पर, स्कूल आपका है कहाँ पर, कहाँ आपको जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड से हम जो है कोई चीज डायरेक्ट कोई किसी की पोजीशन को नहीं पा सकते। तो इसका मतलब कुछ कमी है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो क्वांटिटीज हम मैथ्स या फिजिक्स या साइंस में, या जो भी क्वांटिटीज हम यूज करते हैं तो क्वांटिटीज कहते हैं, उसमें कमी क्या है? उसमें कमी है कि जो हम स्केलर या नंबर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसमें कमी क्या है कि हम सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। मीन्स हमारा सही पोजीशन नहीं पता चल पाता। इससे कहीं कहीं तो क्या है, जब पोजीशन की जरूरत नहीं होती तो वहां पर काम चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई पूछ रहा है कि भैया ये इसका मास कितना है, तो किसी ने बता दिया 10 किलोग्राम है। अभी टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम आपको टाइम बता दिया गया कि टाइम 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कितने घंटे से काम कर रहे हैं, 2 आवर से कर रहे हैं, 3 आवर से कर रहे हैं, तो काम चल जाता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर जिसको हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको हम स्केलर कहते हैं। मीन्स दोज क्वांटिटीज, वो सभी क्वांटिटीज, ये सारी चीज बुक में लिखा हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं बेकार करेंगे। वो क्वांटिटीज जो जिनके लिए केवल नंबर्स की मीन केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं, मैग्नीट्यूड से जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनको हम कहते हैं स्केलर। मीन्स जैसे रियल नंबर, आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये एक स्केलर का मतलब है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। वो किसी तरीके से ABCD से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, वो इन्हीं दोनों में से बिलोंग करेगा, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स। अभी फिलहाल रियल नंबर में आपको बिलोंग करेगा, जितना वेक्टर्स अभी फिलहाल आपका 12 तक का सिलेबस जितना है। तो यहाँ देखो तो मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे कैसे? जैसे आप कहते हो ना, एक लेंथ को लिखते हो A से B तक, लेंथ को हम क्या लिख देते हैं? AB लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है, वेक्टर भी हम पढ़ेंगे, AB का डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? AB वेक्टर का ऐसे मॉड लगा देंगे। मीन्स क्या है कि A से B कितनी दूर पर है, इसका अगर इसको इस तरीके से लिखा गया तो हम कहेंगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। AB इसको इस तरीके से वेक्टर लिखेंगे। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है स्केलर।
लेकिन अगर हमें कहीं किसी की पोजीशन पता करना है, मान लो स्कूल की पोजीशन पता करना है, तो बताना पड़ेगा कि आप इस एंगल पर जाओ, या आपको बताना पड़ेगा कि भैया नॉर्थ इतनी दूर पर, मान लो इस यहाँ से हमें इस रोड पर इतना जाओ, मान लो ये आपका 2 किलोमीटर, और यहाँ 50 मीटर यहाँ पर चलोगे, फिर ये पॉइंट मिलेगा, ये हमारे स्कूल का पॉइंट है, ये मान लो 2 किलोमीटर को एक्स मान लिया गया, और इसकी ये परपेंडिकुलर वाई, तो एक्स वाई जिस तरीके से पॉइंट मिला, तो ये आपका क्या मिल गया, स्कूल की पोजीशन मिल गया। तो किसी की पोजीशन पता करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेक्टर क्या लेता है, वेक्टर कहते हैं किसको है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो रहेगा कितनी दूर पर है, एंड डायरेक्शन, एंड साथ में डायरेक्शन भी हो। मीन्स क्या है, तो इसको जब लिखेंगे तो इस तरीके से, मान लो ए कोई वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड मतलब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से ए कैप लिख देते हैं। तो ए कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसको हम कहते हैं कि जिसमें केवल डायरेक्शन की बात हो, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 इंटू डायरेक्शन, मीन्स केवल यहाँ पर ये अगर 1 कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, तो हम कहते हैं वो वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। तो इस तरीके से हम केवल जब डायरेक्शन की बात करेंगे, इसके अलोंग हमें जाना है, तो हम कहते हैं इसको यूनिट वेक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया मैग्नीट्यूड को। तो अगर केवल यूनिट वेक्टर पता करना है तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स कैप से लिखा जाएगा, कैप मीन्स ऊपर से कैप लगा देंगे, इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे, और बाकी आपका यहाँ मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया गया तो यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि वेक्टर नई चीज है, मतलब नया इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सारी चीजें हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसको, इसका रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल हम बता देंगे, लेकिन वो फिलहाल सिलेबस में नहीं है। यहाँ जितना हम केवल एनसीईआरटी पर ही फोकस है वही हम करेंगे। तो वेक्टर का अब ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से लिखा जाता है। मीन्स क्या है, आपने देखा होगा कि कहीं अगर मान लो आप कोई रास्ते पर जा रहे हो तो लिखा रहता है रेलवे स्टेशन, ऐसे एरो बना होता है, और ये लिखा रहता है 20 किलोमीटर। इसका मतलब रेलवे स्टेशन कितनी दूर पर है, 20 किलोमीटर पर, हम 20 किलोमीटर पर जाने पर हमें मिल जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं, मान लो इस जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया जाए, तो यहाँ पर पहली चीज है कि पैरेलल वेक्टर और या फिर कोलिनियर वेक्टर, दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे पैरेलल कह दिया जाए, कोलिनियर कह दिया जाए, इसका मतलब एक वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है। तो यहाँ हमारा पूरा रोल क्या है पढ़ने का वेक्टर्स का, कि केवल डायरेक्शन पर ही फोकस करना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सब में, अगर ये 20 किलोमीटर है, अगर आप देखोगे ये अगर 2000 किलोमीटर हो तो होता है, या मान लो 2020 किलोमीटर होता, तब भी ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ हमें इसको पढ़ना है, एरो को, मैग्नीट्यूड पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना। मैग्नीट्यूड तो लिखा ही, उसका कोई ज्योमेट्री नहीं होती, तो ये ध्यान रखना। तो वेक्टर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपकी लेंथ को कहते हैं, लिखा ऐसे जाएगा, और डायरेक्शन आपका कैप में लिखा जाएगा, तो कोई भी यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से पता किया जाएगा। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर का कहते हैं कि मान लो जैसे मान लो 2 डायमेंशन में हम पहले देखते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले प्लेन में हम देखते हैं। यहाँ मान लो किसी की पोजीशन एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि ओरिजिन से अगर देखा जाए, तो ओरिजिन से देखने पर ये किस तरीके से, एक्स में कितना चल रहा है, वाई में कितना चल रहा है, तो एक्स में चल रहा है ये एक्स, और यहाँ वाई, तो आपका जो ओ से पी मीन्स ओरिजिन से देखने पर, ओरिजिन से चलने पर पी पॉइंट तक पहुंचने में जो रास्ता हमने लिया, इस वेक्टर को हम कहते हैं ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ये इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें सिर्फ आई और जे लगा देते हैं, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं, मीन्स एक्स का डायरेक्शन आई कैप, वाई का डायरेक्शन इसी तरीके से जे कैप। और अगर 3 डायमेंशन में हम पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन में, तो ये एक्स एक्सिस माना जाता है, ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एक्स के बाद यहाँ वाई के बाद जेड, तो एक्स एक्सिस एक्स वाई अकेला ही इसके बराबर है, एक्स वाई प्लेन है, फिर वाई जेड प्लेन चलता है, फिर जेड एक्स प्लेन चलता है। तो एक्स के डायरेक्शन को कहते हैं आई कैप, वाई के डायरेक्शन को जे कैप, और जेड के डायरेक्शन को के कैप। तो अगर कोई 3D में कोई पॉइंट होगा पी, मान लो एक्स वाई जेड है, तो हम इसको लिखेंगे कि इसका जो ओरिजिन यहाँ है
ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओरिजिन से देखने पर हमें जो पॉइंट मिल रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये तो 2 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, जेड के कैप भी लग जाएगा। और अगर यहाँ जेड के ये नहीं है, के का डायरेक्शन नहीं है, जेड कोई एक्सेस नहीं, तो इतना ही रहेगा सिर्फ, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की अगर डिस्टेंस सिर्फ पता करना हो कि ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो ओपी इस तरीके से लिखेंगे, ओपी का मैग्नीट्यूड, तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मींस लेंथ ऑफ ओपी, इसका मतलब है लेंथ ऑफ, केवल लेंथ ऑफ ओपी पर चाहिए, तो लेंथ ऑफ ओपी डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, यहाँ क्या है एक्स वाई है, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपने 11 में देखा है कि अगर एक और है तो z माइनस 0 मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला से ये पता कर लेते हैं। तो ओपी ओ से पी का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से पता कर किया जा सकता है। और यहाँ पर ये तो इसका मतलब एक और मिला आपको नया रूल कि आई जे के जो कोफिशिएंट है उन्हीं का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ ओपी या ओपी का मैग्नीट्यूड, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 कहा जाता है। तो ये चीजें आपको इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई कोई वेक्टर ले रहे हैं तो वो उसका डायरेक्शन मेन क्या डायरेक्शन है, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, तो हम किस तरीके से मींस एक्स आई कैप के डायरेक्शन में, जेड कैप के डायरेक्शन में और के कैप के डायरेक्शन में हमें कितना ये मिल रहा है, तो इसको इसका रेशियो को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 3D हम ले रहे हैं ज्यादातर, यहाँ मान लो कोई पी कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लो ओपी वेक्टर हम सबसे पहले सिंपल वेक्टर ले रहे हैं, ओपी वेक्टर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अगर इसके कंपोनेंट देखें तो एक्स की तरफ ये वाई की तरफ एक्स जा रहा है तो एक्स वाई, इसी तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ एक्स जा रहा है, जे मींस वाई एक्सिस की तरफ वाई जा रहा है, तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड इनके रेशियो को हम कह देते हैं, इनको लिखा वैसे 3 के में लिखा नहीं जाता तो कॉमा लग के लिख देते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो कोई भी वेक्टर दे रखा, अभी हम ओपी कह रहे हैं, कोई भी वेक्टर होगा उनके आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और जेड के कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनके रेशियो को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। यही अगर इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, मान लो ओपी वेक्टर के ओपी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, इसी तरीके से वाई स्क्वायर रूट ऑफ यही वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, यहाँ इसी तरीके से जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां पर के कैप, तो ये जो आएगा ये कोफिशिएंट मिलेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। फिर यहां से अगर हम ये आपका क्या बन जाएगा, ये ओपी वेक्टर मान लो एक्स वेक्टर मान लें तो एक्स का कैप बन जाता है ये, तो एक्स कैप क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया है, तो यूनिट वेक्टर किससे डिफाइन होता है, इसका कंपोनेंट कॉस से डिफाइन होता है। ये हम 2 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ये कंपोनेंट होगा, मान लो कोई यहाँ आर दे रखा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आर कॉस थीटा इस फॉर्म में। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में आपको यहाँ आई कैप से मल्टीप्लाई करके तो एक्स वाई जेड ये सब इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है अगर आप यूनिट वेक्टर बना लो इसका मींस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, या आप कह दो अगर डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स इज टू वाई टू जेड है, तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका दूसरा इसी तरीके से y डिवाइडेड बाई इसी तरीके से z डिवाइडेड बाई, इसको डायरेक्शन कोसाइंस कह देते हैं। ठीक है, तो डीसीज और डायरेक्शन रेशियो ये दोनों पता होने चाहिए। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर में होता है, इसको लिखते इस तरीके से l के फॉर्म में है, l इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ आपका इसको इसी फॉर्म में एबीसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट m इक्वल टू वाई अपान, और यहाँ इसी तरीके से z इक्वल टू, कभी कभी इसको जैसे p वेक्टर है तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये फिक्स है, ये नोटेशन लगा जाता है, y से मान लो बीटा बना रहा है, z से अगर गामा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस z एक्सिस है, तो यहाँ हम क्या कह देते हैं, इसको l को क्या कहते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा इसका कंपोनेंट दे देता है।
तो एल कॉस अल्फा, इसी तरीके से यहाँ कॉस बीटा, क्योंकि कभी एंगल पूछ लिया जाता है, और ये क्या होता है कॉस गामा होता है। इनमें कभी भी स्क्वायर करके देखेंगे, क्योंकि ये है क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसलिए क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर बना रहा है, तो जो भी कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप, इससे जो भी बनेगा ये वेक्टर वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड पता किया जाए, मैग्नीट्यूड अगर पता करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा इसका स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड होगा, ये हमेशा 1 होगा। या आप कह सकते हो स्क्वायर रूट हटा के भी कह सकते हो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। या फिर कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर से बना हुआ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही रहता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के, जैसे जीरो वेक्टर में नल वेक्टर, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ यूनिट वेक्टर का नाम दिया गया, ऐसे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर बताया ही, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर का मतलब कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो कोलिनियर वेक्टर है। इसी तरीके से कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन मतलब एक ही 2 ही डायमेंशन में दोनों वेक्टर हैं तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लाइक वेक्टर्स, एक ही डायरेक्शन के हैं तो लाइक हैं, उल्टा है तो अनलाइक वेक्टर्स हैं। तो ये सब चीजें आपको एक एक बीच बीच में आती रहेगी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि अगर मान लो हम ए से बी गए, यहाँ ध्यान रखना है, प्लस बी में सी गए, बी से सी गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से हम चले थे और सी पर पहुंचे थे, एक वेक्टर मिल गया। तो ये इस तरीके से दिखाया जाता है कि हम मान लो ए से बी गए, इसके बाद बी से सी गए, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे ए से बी, बी से सी, तो हम पहुंचे कहाँ, ए टू सी। तो इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रायंगल लॉ कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको ये भी एक ट्रायंगल, इसका उल्टा अगर करें, मान लो ए बी वेक्टर पता करना है और तो इसको उलट दें, अगर बी से उल्टा तो उल्टा कहा जाएगा माइनस बी ए वेक्टर। तो इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर आप ये दे दिया जाए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस में यहाँ पर मान लो सी ए वेक्टर कह दिया गया, तो इसका मतलब आपका ओरिजिन जहां से चले थे, ए से चले थे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर से ए पर आ गए, तो जहां थे वहीं पर फिर से पहुंच गए, तो इसको कहेंगे जीरो वेक्टर। क्योंकि दूसरा यहाँ से जोड़ने के हैं तो ए बी प्लस बी सी, ए सी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, फिर सी ए वेक्टर है तो ए सी प्लस सी ए, इसको उल्टा किया गया तो ये माइनस सी ए हो सकता है, तो माइनस सी ए प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान रखना, यहाँ डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जीरो आपका वेक्टर बन रहा है, जैसे 3 वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, जीरो पर वेक्टर लगाना है, ये सब चीजें ध्यान रखना है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी नंबर से, स्केलर का मतलब नंबर, किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी लाइन का मींस कोलिनियर वेक्टर मिलेगा। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर चलो हम मान लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k, मान लो कोई वेक्टर है, इसको मान लो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5a वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 10i वेक्टर प्लस में यहाँ 15j वेक्टर माइनस में 5 इंटू 4 20k वेक्टर, ये बन गया। तो यहाँ क्या ये दोनों, ये इसको हम क्या कहेंगे, हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कोई भी लेमडा मान ले तो लेमडा इंटू ए वेक्टर क्या होगा, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, ये स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और हमेशा होगा क्या, ये दोनों ए वेक्टर एंड लेमडा ए वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर, ये हमेशा कोलिनियर वेक्टर होते हैं जब भी मल्टीप्लाई किया। लेमडा कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ फिलहाल दिया नहीं है, तो कुछ भी प्लस माइनस में हो सकता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। उसका क्या किया गया, डायरेक्शन नहीं बदला गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कई टाइम्स आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर 2 डायमेंशन में कहो तो 2 डायमेंशन में एक्स की तरफ और वाई की तरफ क्या होगा, तो हम ये डायरेक्शन कोसाइन से ही पता कर लेते हैं, मतलब कॉस थीटा से पता कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखो यही काम कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर कोई वेक्टर दे रखा है, हम पहले 2 डायमेंशन में देखते हैं एक्स वाई, और एक वेक्टर मान लो यहाँ पर v कोई वेक्टर दे रखा है, तो v वेक्टर और ये एंगल मान लो थीटा दिया हुआ है, तो जो x की तरफ इसका कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, v cos थीटा। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे कि इधर r होता था तो r cos थीटा, r sin थीटा, और जो y एक्सिस की तरफ जाएगा वो होगा v sin थीटा। मींस वो cos से वास्तव मल्टीप्लाई होता है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा हो जाता है।
तो इसलिए v के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, v cos थीटा x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ v sin थीटा। तो ये वेक्टर को कंपोनेंट कहा जाता है। 3D में देखो किस तरीके से है। 3 डायमेंशन में जो हम समझते हैं, 3 डायमेंशन में 11th में हम पढ़ चुके हैं फिलहाल। तो ये लेक्चर हम 11th की फिजिक्स के लिए भी बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ का भी कॉन्सेप्ट लेना पड़ रहा है। तो ये आपका किस तरीके से, मान लो 3 डायमेंशन में बना रहा है। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से जोड़ देते हैं। ये आपका 4 ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ मान लो जेड एक्सिस है। और ये पॉइंट हम मान लेते हैं 3D का, मान लो P पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। जो P का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड है। तो यहाँ देखो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट मान लो A कंपोनेंट, यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ A मान लेते हैं, B ले लेते हैं, यहाँ C कंपोनेंट ये D ले लेते हैं, यहाँ E ले लेते हैं, इधर F लेते हैं। तो आप देखो उधर P एक्स वाई जेड है, जो यहाँ से है वो तो OP वेक्टर मिलेगा ही। इसके कंपोनेंट अगर x की तरफ देखें, x मतलब आई कैप की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, केवल x आएगा। मीन्स OA का वेक्टर के OA वेक्टर कितना हो जाएगा, केवल इसको एक्स वाई मीन्स OP वेक्टर को आप किससे डॉट करोगे, आई कैप से। तो ये क्या मिल जाएगा, डॉट तो अभी बताया नहीं, फिलहाल x आएगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसी तरीके से इधर जो y कंपोनेंट है मीन्स O से B की तरफ है, ये आपका OB कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा। इसी तरीके से OZ कितना होगा, OZ आपका Z आ जाएगा, ये कंपोनेंट इसकी तरफ Z आ गया। यहाँ इसी तरीके से अगर हम D पर पता करें, ये वाला OP का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, तो आपको पता है ये एक्स वाई एक्सिस की तरफ है, तो OD की लेंथ कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेट देखें एक्स वाई 0 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब इनके कंपोनेंट हैं, ये मॉड में है, मीन्स ये इसके कंपोनेंट बढ़ जाते हैं। एक्स वाई जेड, अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा हुआ तो एक्स कंपोनेंट एक्स की तरफ, वाई कंपोनेंट वाई जेड, इस तरीके से इसके 3D में कंपोनेंट है। और बाकी 2D में कॉस थीटा से कंपेयर, यहाँ भी कॉस थीटा ही, आई कैप कॉस थीटा से ही आया है। तो यहाँ आपको इस तरीके से वेक्टर किया जाता है। अब हम सारा कुछ डिपेंड कर रहे थे, एक वेक्टर जो था वो आपका कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से कर रहे थे। अब अगर दो वेक्टर मान लो है, दो पॉइंट है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो उनकी कैसे लेंथ, बिल्कुल ऐसे ही अभी हम एक ओरिजिन को लेकर कर रहे थे। अगर 2 पॉइंट है, मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक A पॉइंट दे रखा है, दूसरा B पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। मान लो O से OA वेक्टर एक बना, और दूसरा OB वेक्टर, A की पोजीशन वेक्टर मान लो A वेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि OA वेक्टर कितना है, अगर A वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर यहाँ B वेक्टर दे रखा है, तो आपको क्या आ जाएगा, AB वेक्टर क्या मिलेगा। यहाँ मान लो B वेक्टर इसकी पोजीशन है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर AB वेक्टर होगा क्या, देखो AB वेक्टर का मतलब क्या है कि A से चले तो AO वेक्टर और साथ में प्लस में OB वेक्टर। अब हमें AO वेक्टर को क्या कहते हैं, हम उल्टा करेंगे तो माइनस OA, क्योंकि हमें तो OA पता है, प्लस में OB वेक्टर, तो OB प्लस वाला पहले लिख देते हैं, मीन्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो वास्तव में हो क्या जाता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर। अगर AB का पोजीशन पता करते हैं तो ये भी ट्रायंगल लॉ से ही लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो फाइनल है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इस तरीके से। अगर इसको एक्स वाई के फॉर्म में हम कहें तो हम क्या कहेंगे, अगर A का कोऑर्डिनेट मान लो इस तरीके से है, x1 y1 z1 3D में ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो हम देखें क्या आ जाएगा, OB वेक्टर क्या आ जाएगा, सब i j के में आ जाएगा। तो यहाँ पर AB वेक्टर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से कंपेयर करें तो x2 माइनस x1 इतना आई कैप, क्योंकि ये भी आई कैप के साथ आएगा, y वाला प्लस में y2 माइनस y1 इतना j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसीलिए देखा होगा जब इसका मैग्नीट्यूड पता करना होता है, मीन्स ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहीं से आया है। वो क्या करते हैं, यहाँ इसका होल स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो आया है वो यही है, यहीं से आया है। तो आपको इस तरीके से 2 पॉइंट से, फिर सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है, अगर ए बी मान लो पॉइंट दे रखा है, इसको अगर मान लो कोई पॉइंट आपको सी इसको डिवाइड कर रहा है, तो OC वेक्टर यहाँ अगर पता करना है, और ये मान लो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता किया जाएगा, m इंटू इधर वाला मीन्स m इंटू OB वेक्टर
प्लस में n इंटू ओ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर मिड पॉइंट का पता करना है तो दोनों का हाफ हो जाएगा, मीन्स ओ ए वैक्टर प्लस में ओ बी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका एक्सटर्नल सेक्शन है, मान लो दूर पर कोई पॉइंट है, यहाँ ए बी पॉइंट मान लो दिया हुआ है, ए यहाँ बी दिया हुआ है, और आपको जो डिवाइड करने वाला उससे यहाँ है, रेशियो आपका यही ए से सी वाला, ए से सी वाला ये मान लो m है, और यहाँ आपका n है, तो ये आपका सिर्फ माइनस में आ जाएगा। ओ सी वैक्टर ये है, वो ओरिजिन दिया गया, उसी लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है फॉर्मूले में सिर्फ माइनस लग जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा m ओ बी वैक्टर माइनस में n ओ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये इतना चीज आपको पढ़ना है, दो एक्सरसाइज का ये सारा कुछ है, और हम इसको एक एक करके अब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान दिया गया है, लेकिन पेपर में जब आते हैं तो पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि पहले एक्सरसाइज 10.1 को देखें तो ये सारा चीज हमने 10.2 के लिए बताया है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बस डायरेक्शंस को ध्यान रखना, सिर्फ नंबर पर जोड़ना नहीं है, जो प्रॉपर रूल है उसी रूल को लगाना है, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 10.1 का है, वो वास्तव में क्या है, स्केलर और वेक्टर की। स्केलर कहते हैं किसको है और वेक्टर किसको कहते हैं। तो पहले आपको बताया है कि वेक्टर्स उसको कहते हैं जहां बिना डायरेक्शन के काम ना चले, मीन डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए, और स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 बुक से आप देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक हमेशा अपने पास रखो, जब भी अगर हमारा यूट्यूब वीडियो देखना है तो तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 10.1 में कहा गया, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मींस ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले देख रखा है 30 डिग्री, यहाँ देखो डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, यहाँ साउथ का होता है, ये आपका ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। तो किस तरीके से कहा गया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स ईस्ट से चलो और नॉर्थ से चलो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स क्या हो गया, ईस्ट से चल के नॉर्थ की तरफ, मीन्स ये आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट आपका बेस बन गया नॉर्थ। तो यहाँ कौन सा एंगल, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और कितना है, तो सिर्फ आपको इसमें मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, ये आपका एक पॉइंट ओ हो गया, यहाँ कोई पॉइंट पी ले लेना, तो ओपी वेक्टर है कितना, ये 40 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको ने एक डायरेक्शन दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है, तो नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ, हाँ इसका मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से चलो और ईस्ट की तरफ। तो आपका एक डायरेक्शन जो होगा वो ये बन जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से चल के ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये इसका मीनिंग हो। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको कुछ क्वांटिटीज दी गई है, बताया गया कि बताओ स्केलर है वेक्टर है। फर्स्ट है 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम का मतलब हो गया मास, तो इसमें कोई आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मीनिंगफुल मिल रहा है। तो अगर मीनिंगफुल नंबर से ही मिल रहा है, मैग्नीट्यूड से ही, तो काम चल जाएगा। तो 10 किलोग्राम मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट को मिलाकर मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो ये आपका स्केलर है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन हो गया कि नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री आपका जो कुछ है बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब 90 प्लस में यहाँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच 45, तो कितना डिग्री आ जाएगा 135 डिग्री बन गया प्लस एक्स एक्सिस से। तो यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी मिल गया 40 डिग्री। 40 डिग्री सिर्फ दे रखा है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है, तो ये आप क्वांटिटी कैसा हो गया स्केलर। 40 वाट, वाट पावर की यूनिट होती है, तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा स्केलर हो गया। 10 पावर माइनस 19 कूलॉम, ये चार्ज की को लिखा जाता है, 10th में आप पढ़ चुके हो, 11th में अगर नहीं भी आप कॉमर्स के हो तब भी कूलॉम आपको पता चार्ज की यूनिट है। तो ये भी कोई जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सबके सब स्केलर होती हैं, तो 10 पावर माइनस 19 कूलॉम भी स्केलर है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसकी यूनिट है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन भाई कम करेगा या ज़्यादा करेगा, कोई चीज़ बॉल ऊपर थ्रो कर रहे हो तो वो वेलोसिटी कम होती है, ऊपर से नीचे आएगी ज़्यादा होती है, तो यहाँ डायरेक्शन का रोल है।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन के बिना नहीं पता चलेगा कि स्पीड को कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है, पता होना चाहिए। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अभी तक मेजरमेंट दे रखा था, क्वांटिटीज है। टाइम पीरियड, अब टाइम क्या होता है, स्केलर, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत है। डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस है, लेना देना है, तो उसमें डायरेक्शन का कुछ नहीं मतलब है। डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स आपको किस तरफ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो, नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी किस तरफ है, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी आपकी कितनी चैनलाइज हो रही है, वो सारी चीजें स्केलर में आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन। फोर्थ है इन फिगर, एक फिगर बनाया गया है, फिगर में क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको मतलब उनके जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है। इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया हुआ है, और स्क्वायर में क्या है, एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, इस तरफ है वेक्टर ए। इसी तरीके से इसके पैरेलल, इसके अपोजिट वेक्टर सी दे रखा है, ये इस डायरेक्शन में है। और डी वेक्टर दिया हुआ है, ये डाउनवर्ड है, ये डी वेक्टर है। और इसी तरीके से डाउनवर्ड ही बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो यहाँ कुछ पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि सबसे पहले मतलब कोइनिशियल, कोइनिशियल मतलब वेक्टर के टाइप्स में है, तो कोइनिशियल मतलब एक ही जगह से इनिशिएट हुए हों। तो यहाँ देखो इस पॉइंट से अगर हम इसको कुछ मान लो पी क्यू आर एस पॉइंट ले लें, तो पी पॉइंट से देखो दो वेक्टर हो रहे हैं, एक तो पी से क्यू की तरफ जा रहा है, दूसरा पी से एस की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, ये कहा जाएगा कोइनिशियल है। कोइनिशियल मतलब एक ही जगह से दोनों निकले हैं, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो पहला ऑप्शन, पहला जो आंसर हो गया वो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर हो गया। दूसरा पूछा गया है कि आप बताओ इक्वल वेक्टर कौन से हैं, तो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर ये क्या है, क्योंकि ये इस दोनों एक ही, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, सभी लेंथ बराबर होती है। डायरेक्शन केवल देखना है, तो डी वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन दोनों बराबर है, तो डी बी क्या हो गया, इक्वल वेक्टर्स आ गए, तो ये इक्वल वेक्टर्स में हो गया। इसी तरीके से आपसे थर्ड पूछा गया है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इक्वल होने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, तो बी डी हो गया। अब ए और सी को चेक कर लेते हैं, तो ए का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, सी का इस तरफ जा रहा है, तो कोलिनियर तो है, क्योंकि कोलिनियर मतलब एक लाइन में है। मीन्स क्या है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, सी वेक्टर है क्या, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तो ये मिल जाएगा। तो कोलिनियर में यही चीज है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना दिया जाएगा। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी होता है, तो ये सी और ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर एंड सी वेक्टर थर्ड वाले का, तो ये कहा गया है, ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। कहा गया ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, बिल्कुल कोलिनियर, यहाँ था ही ए वेक्टर और सी का मतलब माइनस है, कोलिनियर है। फिर क्या, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशन का एग्जांपल बताया था कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है डायरेक्शन आपका सही है तो कोलिनियर है, और अभी हो सकता है 200 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर हो, तो उस पर डायरेक्शन एक ही 200-400 लिखा होता है, तो ये गलत है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये जरूरी नहीं, मैग्नीट्यूड से कोलिनियर का कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन से होता है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी जरूरी नहीं, को दो कोलिनियर कहा गया वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, जैसे यहाँ देखो ए और सी के मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, माइनस का डिफरेंस है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन सही था, बाकी सब गलत थे। एक्सरसाइज 10.2 पर हम आते हैं। एक्सरसाइज 10.2 मटेरियल इसीलिए आपको बता दिया था क्योंकि 10.1 में कुछ है नहीं, एक बेसिक आपको बुक पढ़ोगे, और एक स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, बस ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशन थी, थोड़ा बहुत कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट था, बाकी ज्यादा नहीं है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में देखो यहीं से एक्सरसाइज समझ लो शुरू है। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कुछ जो है 3 वेक्टर दे रखे हैं। पहला वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ये आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी, बी वेक्टर दे रखा है 2 -7 -3, 2 -7 और -3, यहाँ के कैप जे कैप और आई कैप ये दिया हुआ है।
सी वेक्टर दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर है 1/√3, तीनों कोफिशिएंट 1/√3 है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये दिया हुआ है। तो आप देखो इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक्स कंपोनेंट कितना है 1, आई के साथ क्या लगा है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3। तो ए का मैग्नीट्यूड इतना। अगर बी का मैग्नीट्यूड देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में -7 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो 4 प्लस में 49 प्लस में 9, जो कुछ सॉल्व करके आ गए 53 प्लस 9 √62 आ जाएगा, जो भी आया यहाँ पर। इसी तरीके से वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये इनका मैग्नीट्यूड था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब ये करके बराबर आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ बराबर उनका देखना है। तो कोई वेक्टर ए मान लो आपने ले लिया, यहाँ पर i प्लस 2j प्लस में 3k एक वेक्टर ले लिया। बी वेक्टर कोई ले लिया आपने, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पर 2i माइनस 3j माइनस प्लस भी चेंज कर सकते हो प्लस में k। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ भी बी का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा 2 का स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर आएंगे, बट बोथ आर डिफरेंट वेक्टर्स। ए और बी दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ऐसे आपको एग्जांपल ढूंढने हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो बहुत सारे कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं इस तरीके से। जैसे एक वेक्टर ए मान लो आपने लिया, उसको मान लो i प्लस जे प्लस के ले लिया, और दूसरा वेक्टर आपने बी लिया, तो एक ही डायरेक्शन में मीन्स यही डायरेक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3i प्लस 3j प्लस में 3k। दोनों वेक्टर क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक है, मीन्स कोलिनियर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। डायरेक्शन सिर्फ बराबर है, मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग है। तो यही कहा गया है कि टू डिफरेंट वेक्टर्स हो हैविंग सेम डायरेक्शन की ओर हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कहा गया है फाइंड द वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट 2i प्लस 3j। कहा गया 2i प्लस 3j इज इक्वल टू क्या है x i कैप प्लस y j कैप। तो आपको पता है अगर ये इसके बराबर है तो x x कंपोनेंट के बराबर होगा और y y के, तो x की जगह 2 आ जाएगा और y की तरह y की जगह 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -57। मतलब जहां से शुरू हो रहा है, 5th क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जहां से शुरू हो रहा है उसको पॉइंट दे रखा है, जहां खत्म हो रहा है वहां पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट दिया हुआ है जहां से, जो इसको इनिशियल बोलते हैं, लास्ट वाले को टर्मिनल कहते हैं। ये 21 है, यहाँ पॉइंट 21 दे रखा है और दूसरा दे रखा है -57। तो ये कहा गया ए बी वेक्टर क्या होगा। पहले ए बी वेक्टर पूछा गया, उसका फिर इसके अंदर मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो क्या होता है यहाँ ओ बी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कुछ नहीं होता है, आई जे लगा देते हैं। तो -5i प्लस 7j प्लस में 7j कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5i कैप प्लस में 7j कैप, और माइनस कितना कर देना है, माइनस में ओ ए वेक्टर मतलब 2i प्लस में j कैप, 1j मीन्स j कैप। तो -5 - 2 मतलब -7i कैप और 7 - 1 प्लस में 6j कैप। ये बन गया ए बी वेक्टर। अब कहा गया इसका बताओ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं ए बी वेक्टर क्या जाएगा, ए बी वेक्टर आ गया -7 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर रूट कर लेना है तो कितना √85 आ जाएगा। और साथ में कहा गया इसका डायरेक्शन भी बताओ। तो पूरा वेक्टर ही पूछा गया, तो वेक्टर यहाँ हो ही गया। तो वेक्टर और इसका स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, तो √85। अगर केवल यूनिट वेक्टर पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ये पहले 5 क्वेश्चन हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको शुरू में समझना था, इसीलिए हमने टाइम लिया बताने के लिए। ये है क्या, प्लस टू द पॉइंट बताया आपको, जिससे बाहर बहुत ज्यादा फालतू जानने की जरूरत नहीं है।
यहाँ जो क्वेश्चंस करने हैं, मीन्स स्पेशली हम कॉमर्स को भी टारगेट में ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटकें और एक कॉन्फिडेंस में रहे कि क्वेश्चन कर ले, दोनों चीजें ध्यान में रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। देखो एक वेक्टर दे रखा ए वेक्टर, ए वेक्टर का सम क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में के कैप। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप वेक्टर सी इसी तरीके से दे रखा है। वेक्टर सी में कितना है, क्या है 1 माइनस 6 माइनस 7 मीन्स आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो ये दे रखा है, तीन वेक्टर दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया तीनों का सम क्या है। सम का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है। तो आपको क्या करेगा, आई जोड़ देना है। तो यहाँ देखो 1 माइनस 2 और 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस 2 प्लस 1, इतना तो आई कैप आएगा। जे कैप हम देखें तो माइनस 2, यहाँ पर प्लस में 4 और इस तरफ माइनस 6, इतना आ जाएगा जे कैप। इसी तरीके से के कैप देखें तो 1 प्लस 5 माइनस 7, इतना के कैप आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ के देखें तो यहाँ 2 माइनस 2 2 दोनों, इसका मतलब 0 आई कैप। यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना माइनस 2 और 6 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 जे कैप और 1 प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस 1 मीन्स माइनस के कैप। 0 को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 4j कैप माइनस के कैप, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो सम बहुत आसान है, आई जे और के सब जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखो तो आई में जे में के में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे प्लस में 2k। अब इसका कहा गया यूनिट वेक्टर क्या है, तो आपको पता है वेक्टर कहते हैं किसको है, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई को वेक्टर कहते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट पता करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मींस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हटा दो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर में से ए का मैग्नीट्यूड हटा दे। तो ए का मैग्नीट्यूड होगा क्या, ए वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, क्या दे रखा, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो डिवाइड किससे करना है, आई का कोफिशिएंट 1 है तो √1 का स्क्वायर प्लस में जे का भी 1 है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आई प्लस जे प्लस में 2k डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 1 का 1 प्लस 1 2 और 4 6 आ जाएगा √6। अलग अलग कर दो तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस में 2/√6 के कैप। तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसी तरीके से देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। पी क्यू पॉइंट्स दे रखा है तो पी क्यू वेक्टर पहले पता करो, फिर उसका यूनिट वेक्टर पता करो। मींस 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से आपको ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से वेक्टर पता करो, और जब ये मिल जाए तो आप ये पता करो कि इसका यूनिट वेक्टर क्या। तो पी क्यू वेक्टर को हम एक वेक्टर कोई मान लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट पहले लिख देते हैं, यहाँ पी का कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्यू का कोऑर्डिनेट है। पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1 2 3, ये है 1 2 3, और क्यू का कोऑर्डिनेट है 4 5 6। तो सबसे पहला काम है पी क्यू वेक्टर पता करना। पी से क्यू मीन्स पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू टर्मिनल पॉइंट है, तो पी क्यू वेक्टर पता करना। तो पी क्यू वेक्टर को क्या मान लेंगे हम, पी क्यू वेक्टर मतलब ओ क्यू वेक्टर माइनस में ओपी वेक्टर, मीन्स पहले क्यू की पोजीशन वेक्टर, इसके साथ आई जे के लगा देते हैं, 4i प्लस 5j प्लस 6k, इसमें से माइनस कितना कर देना है, माइनस 1i मीन्स i प्लस 2j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर में हमें कुछ नहीं, इस कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा देना होता है। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3i कैप, 5 - 2 3j कैप, और 6 - 3 फिर से 3k कैप। ये आपका मिल गया ओ पी क्यू वेक्टर, ये पी क्यू वेक्टर हो गया। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू वेक्टर को हम लेट ए वेक्टर मान लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, क्योंकि लिखने में आसानी रहे। तो कितना है ये 3i प्लस 3j प्लस में 3k है। तो आपको क्या चाहिए, ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए के यूनिट वेक्टर के लिए ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देना। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 27 हो गया। 27 का हम अगर फैक्टर करें तो 3 बार 3 आएगा,
इसका मतलब एक पेयर मिल जाएगा बाहर, तो 3√3 कहते हैं इसको स्क्वायर रूट में। तो क्या आ जाएगा, हमें ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, 3√3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3i प्लस 3j प्लस में 3k, इसको डिवाइड किससे करना है, 3√3 से। तो जब अलग अलग करोगे तो 3 सब में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 सब में कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जब अलग अलग करोगे तो 3/3√3, तो 3 कैंसिल होगा, ऐसे यहाँ पर 3 कैंसिल, ऐसे 3 इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फॉर गिवन वेक्टर्स ए और बी वेक्टर दिए गए हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। मीन्स दो वेक्टर दे रखे हैं, तो पहले उन दोनों को जोड़ो, और जब जोड़ के कुछ आ गया तो आपको पता क्या करना, उनका यूनिट वेक्टर पता करना है। तो यहां भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर दे रखा है 2 -1 2 मीन्स 2i माइनस जे प्लस में 2 के वेक्टर। इसी तरीके से बी वेक्टर दे रखा है -i कैप प्लस में j कैप माइनस k कैप, ये दिया हुआ है। पहला काम है इन दोनों को जोड़ना है, इनको हम कोई वेक्टर मान लेते हैं, मान लो x वेक्टर, इसको ले लेते हैं लेट x वेक्टर इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि कहने में आसानी रहे, दो वेक्टर को जोड़ के एक नया वेक्टर मिला, जैसे दो नंबर को जोड़ के एक नया नंबर मिलता है तो एक ही मानते हैं, ऐसे यहाँ एक नोटेशन दे देते हैं। तो देखो दोनों जोड़ोगे, 2 - 1 क्या आ गया, आई कैप, -1 प्लस 0 आ गया 0 जे कैप, और यहाँ 2 - 1 प्लस में के कैप। तो ये दोनों जोड़ने पर आ गया। अब क्या करना है आपको, x का यूनिट वेक्टर पता करना है। तो i प्लस में 0 जे प्लस में के वेक्टर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, i वेक्टर 0 मर्जी हटा दो प्लस में के वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, √2 आ गया। तो इसका मतलब 1/√2 आई कैप प्लस में 1/√2 के कैप, ये आपका वेक्टर बन गया, एक्स कैप बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - 2 विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तेरे एक वेक्टर पता करो जिसका डायरेक्शन क्या हो, जो हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मीन्स डायरेक्टेड लाइन, किस लाइन में चाहिए, 5i, इसमें चाहिए 5i - j प्लस 2k, इस डायरेक्शन में चाहिए, मीन्स इसका यूनिट वेक्टर लेना है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें अपने हिसाब से होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका 8 होना चाहिए, ये कहा गया है। कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 8 हो लेकिन डायरेक्शन ये ले। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसका फिर डायरेक्शन पता कर लेते हैं, नोटेशन ले लेते हैं, इसका ए वेक्टर ले लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन मतलब ए यूनिट वेक्टर पता कर लेंगे, उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। रिक्वायर्ड वेक्टर कुछ और नोटेशन ले लेंगे। तो यहाँ देखो यही काम हमारे पास, लेट कोई वेक्टर ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर इक्वल टू 5i - j प्लस में 2k कैप। अब ए का यूनिट वेक्टर पता करना है, तो ए यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेना, मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 8 लेना है। तो यूनिट वेक्टर इसका क्या आ जाएगा, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, जो आया डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो 5i - j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है प्लस में 4, तो 25 और पास 30 आ गया। हर एक चीज √30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस में 2/√30 के कैप, ये हमें मिल गया जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कह रहा है ये तो यूनिट वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 8। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको हम कुछ और मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं मान लो। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, उसको एक्स वेक्टर मान लेते हैं। एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या चाहिए, 8 तो चाहिए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन यही वाला चाहिए। तो 8 इंटू ए कैप, तो हर एक 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस में 8 इंटू 1 मीन्स 8/√30 जे कैप और प्लस में 8 इंटू 2 16/√30 के कैप। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन।
मर्जी कॉमन लेकर भी दिखा सकते हैं, कॉमन के फॉर्म में भी, लेकिन ये पूरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो दैट द वेक्टर्स दो वेक्टर दे रखा है कोलिनियर। कोलिनियर की एक ही कंडीशन है, ए वेक्टर एंड कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें अगर कॉमन ले लिया जाए तो हम कहते हैं ये वेक्टर्स क्या हैं, ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक वेक्टर दे रखा है 2i, वेक्टर ए मान लो, लेट पहला वेक्टर ए मान लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है माइनस 4i कैप यहाँ प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो यहाँ देखो उधर अगर बी वाले में कॉमन ले लें या आप कह दो एक एक कोफिशिएंट कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, अगर वेक्टर प्रोपोर्शनल है तब भी हम कहते हैं कोलिनियर है। जो 10th में हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल वाली कंडीशंस वही लगा देनी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन दे आर कोलिनियर। तो यहाँ देखो यही काम किया गया कि अब मान लो ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 3 और 4 और बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है -4 6 और -8। तो हम क्या करेंगे वही रूल, ये मान लो a1 है, यहाँ a2 है, ये a3 है, इसी तरीके से यहाँ b1 है, ये b2 है, यहाँ आपका b3 है। तो a1 अपन या जो नोटेशन आपने पहले पढ़ा है वही लो, a1 ये मान लो b1 है, यहाँ आपका c1 है, ये आपका a2 है, यहाँ b2 है और ये आपका c2 है। तो यहाँ देखो किस तरीके से अगर a1/a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/-4 और b1/b2 देखें तो b1/b2 क्या है -3/6। इसी तरीके से c1/c2 क्या है 4/-8। तो हर एक केस में क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है a वेक्टर इक्वल टू क्या है, ऐसे भी कर सकते हो a वेक्टर इक्वल टू, और ये दोनों देखें तो a वेक्टर इक्वल टू -1/2 b वेक्टर है। मीन्स क्या है -1/2 यहाँ आपका लैम्डा का वैल्यू है। तो इसका मतलब a इज वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, या कह सकते हो कोलिनियर, a वेक्टर इज कोलिनियर टू b वेक्टर। इसका सीधा से याद रखो, कोई चीज कॉमन आ जाए, मतलब a वेक्टर एंड लैम्डा a वेक्टर ऑलवेज कोलिनियर, यहाँ पैरेलल को ही कोलिनियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k। तो लेट वेक्टर इसको भी कुछ मान लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू i वेक्टर प्लस 2j प्लस में 3k, ये कोई वेक्टर दे रखा है i वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k। अब क्या कहा गया है इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या कर जानना जरूरी, इसका यूनिट वेक्टर पता करो। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो डिवाइड करोगे i वेक्टर प्लस में 2j प्लस में 3k डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मींस 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 4 9 13 14 आ गया। तो यहाँ 1/√14 i कैप प्लस में 2/√14 j कैप प्लस में 3/√14 k कैप। तो इन्हीं को, इनके कोफिशिएंट को, जो यूनिट वेक्टर टाइप के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएगा, जो सबसे पहला l मान लो, तो l इक्वल टू क्या मिला 1/√14, l मतलब x एक्सिस की तरफ, m इसी तरीके से 2/√14, इसी तरीके से n इक्वल टू 3/√14। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। एंगल पूछा जाता है तो cos अल्फा इक्वल टू l होता है, तो cos इनवर्स के फॉर्म में ये सभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जाए तो आप इस तरीके से करोगे। डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो इन्हीं के रेशियो को 1:2:3 कोई के रेशियो को डायरेक्शन रेशियो कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a1 2 -3। इस बार कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, a दे रखा है 1 1 2 -3 और b कोई पॉइंट दे रखा है, b पॉइंट है -1 -2 एंड 1। तो अब क्या कहा गया है यहाँ पर डायरेक्टेड a टू b, a से b की तरफ अगर डायरेक्ट किया गया, डायरेक्टेड लाइन है, a इनिशियल है b टर्मिनल पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। तो पहला काम है ab वेक्टर पता करना। ab वेक्टर क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, यहाँ i j के वाला ही, तो -1 करके आएगा -2, तो -2i कैप, इसी तरीके से -2 -4 आ जाएगा, -4 j कैप, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 4
के कैप, ये आ गया। अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं हम, लेट एक्स वेक्टर इक्वल टू -2i -4j प्लस 4k कैप। अगर डायरेक्शन को साइन चाहिए तो यूनिट वेक्टर से डिवाइड करोगे, मीन्स एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाई, इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे, मीन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, इसको डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, तो 16 32 और 4 36 आ गया, मीन्स 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो तो -2/6 i कैप, इसी तरीके से -4/6 j कैप, -4 इसी तरीके से -4/6 j कैप प्लस में 4/6 k कैप। तो यहाँ इनके जो कोफिशिएंट है इसको सिंप्लीफाई कर दो तो -1/3 i कैप, यहाँ -2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ से 2 1 जा 3, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इक्वल टू -1/3, M इक्वल टू -2/3 और N इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से इनके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर मींस इनके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है सो दैट द वेक्टर्स i plus j plus k is equally inclined to the ox oy oz। मींस एक वेक्टर दे रखा है i वेक्टर प्लस में j वेक्टर प्लस में k वेक्टर। ये कहा गया है कि जब भी हम x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, मान लो ओरिजिन है x y z, इससे इक्वली इंक्लाइंड है। मींस अगर ये वेक्टर कोई वेक्टर a दे रखा है, मान लो p के पोजीशन वेक्टर a है, इसी को i प्लस j प्लस k कहा गया है, तो ये करे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली मतलब x एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है, ये मान लो OP वेक्टर है, y एक्सिस से उस वही एंगल बना रहा है, z से भी एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आपको बराबर करना है। तो यहाँ देखो इनके डायरेक्शन कोसाइंस देखो तो क्या आ जाएगा, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ i वेक्टर प्लस में j वेक्टर प्लस में k वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से, मींस 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 के वही होगा। तो √3 के फॉर्म में आ गया 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन देखें तो L इक्वल टू L को ही कॉस अल्फा कहते हैं। कॉस अल्फा क्या आ गया 1/√3, कॉस बीटा भी यही आएगा, कॉस गामा भी यही आएगा। तो इसका मतलब अल्फा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1/3, तीनों बराबर ही आ गए। L इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू पूछा गया तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1/√3, इतना ही बीटा आएगा और इतना ही गामा आएगा। तो ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, मींस जितना एंगल x से बना रहा है वही y से बना रहा है, वही z से बना रहा है। तो जब भी x y ox oy और oz से कहा जाए तो इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है। इसी तरीके से देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स PQ। 2 पॉइंट PQ, एक पॉइंट P दे रखा है और दूसरा Q दे रखा है। P के कोऑर्डिनेट है i प्लस 2j, P की जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j माइनस k, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है -i प्लस j माइनस i प्लस j प्लस में k, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको पता क्या करना है, रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1, इसको 2:1 में कोई डिवाइड कर रहा है तो आपको सेक्शन को पता करना है। इसका इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब क्या होगा, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट मान लो r पॉइंट ले लेते हैं तो r का कोऑर्डिनेट पता करना है। OP वेक्टर, OQ वेक्टर, ये सब आपके पोजीशन वेक्टर। तो OR वेक्टर आपसे पूछा गया है तो OR वेक्टर क्या आ जाएगा, OR वेक्टर इधर फॉर्मूला क्या होगा, 2Q से मल्टीप्लाई मींस 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये अगर इंटरनल है तो, एक्सटर्नल होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो 2 इंटू मीन्स ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। और प्लस में 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में i कैप प्लस में 2j माइनस k कैप, जो कुछ आया डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 3 से डिवाइड कर देना है। तो -2 प्लस 1 क्या मतलब -i कैप, 2 प्लस 2 4 j कैप
प्लस में 2 - 1 अकेला 1 आया तो k कैप डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिल गया -1/3 i कैप प्लस में 4/3 j कैप प्लस में 1/3 k कैप। यही चीज अगर एक्सटर्नली कहा गया, एक्सटर्नली का मतलब है कि p कोई जो बांटने वाला पॉइंट हो दूर है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन उनके उल्टा हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ मान लो पी क्यू पॉइंट है और लेकिन इसको डिवाइड करने वाला यहाँ अगर इससे दूर है, मान लो यहाँ आर पॉइंट है, पी से आर यही है, ये 2 है और इधर आपका ये 1 है, ये उल्टा बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट अगर वो आर का पता करना है तो यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि उल्टा आएगा आपका डायरेक्शन जो है इस तरीके से कि पी क्यू इस टू यहाँ पर क्यू आर, इस तरीके से कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह पी आर, आर बांट रहा है तो यहाँ उल्टा डायरेक्शन माइनस में हो जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ माइनस लगा दोगे तो इसमें क्या आ जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बीच में माइनस लग गया, माइनस में i प्लस 2j माइनस k कैप डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो क्या आ गया यहाँ पर -2 - 1 मीन्स -3i कैप। इसी तरीके से 2 - 2 ये हट गया 0j कैप, यहाँ 2 + 1 मीन्स 3k कैप डिवाइडेड बाई 3 कर देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -i कैप प्लस में k कैप, इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो इनके पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट का बहुत आसान है, यही अपन इंटरनल होता है, अपन 2 कर देते हैं। तो यहाँ p वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 1 -2 दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इनका मिड पॉइंट चाहिए, मीन्स 1:1 का रेशियो चाहिए। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r अगर सेक्शन फॉर्मूला है तो क्या आ जाएगा OP वेक्टर प्लस में OQ वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब क्या होगा 4 + 2 6i कैप 1 + 3 4j कैप और -2 + 4 मीन्स k कैप डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो ये कहा गया है यहाँ पर कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द केवल पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 17 का आ गया सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी 3 दे रखा है विद पोजीशन वेक्टर्स दिया गया है, तीनों वेक्टर दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली फॉर्म ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। 3 पॉइंट वर्टिसेस दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के ही हैं। तो एक तो लेंथ से पता कर सकते हैं, हमें यहाँ भी लेंथ से ही पता करेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट से पता करते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है तीनों वर्टेक्स दिया गया है, ये वेक्टर नहीं है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट है सिर्फ। ये मान लो ए पॉइंट ले लेते हैं, इधर बी ले लेते हैं, इधर सी ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट जो ए वेक्टर है यहाँ बी वेक्टर लिख दिया गया है और इसको सी वेक्टर ले लेते हैं। इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर कितना है यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, हाँ ए का कोऑर्डिनेट 3i - 4j - 4k, ये है 3 - 4 और -4 है, इस तरीके से i j के लगा दिया गया है। बी वेक्टर में 2 - 1 1 है, ये आपका 2 - 1 1 है और इसी तरीके से सी वेक्टर में 1 - 3 - 5 है, 1 - 3 - 5 है। तो आपको इनका लेंथ पूछा गया है, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको दे रखा है ओ ए वेक्टर को ए कह रखा है, इसी तरीके से ओ बी वेक्टर को बी कह रखा है और ओ सी वेक्टर को सी वेक्टर कह रखा है। तो यहाँ क्या जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे तो b - 1 करोगे 2 - 3 मीन्स i कैप, इसी तरीके से -1 + 4 + 3j कैप बन जाएगा, इसी तरीके से 1 - 4 + 4 मीन्स 5k कैप बन जाएगा, ये b वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से आप bc वेक्टर पता करोगे तो bc वेक्टर में यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 -1 i कैप मीन्स -i कैप, इसी तरीके से -3 + -2 j कैप आ जाएगा, -5 + 1 -4 k कैप आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर AC वेक्टर पता कर लेंगे तो AC वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से C - A तो 1 - 3 -2 i कैप होगा, -3 + 4 j कैप आ जाएगा और -5 + 4 प्लस में k कैप आ जाएगा। अब यहाँ इनके मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो देखते हैं AB का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेंथ
10 से पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर ही पता कर लेते हैं जिसके स्क्वायर में। तो 1 प्लस में 9 प्लस में 25 तो 25 और 35 आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ, इससे BC वेक्टर देखते हैं। तो BC वेक्टर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 4 प्लस में 16 तो 16 4 21 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं AC वेक्टर, AC वेक्टर का स्क्वायर देखेंगे तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 21, 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना है 25 और 9 34 1 35, ठीक है। 21 यहाँ 12 आना चाहिए। 2 कहाँ गलत हो, 1 प्लस 4 प्लस 16 तो ये 16 4 20 21, ठीक तो है। कहाँ गलती करते हैं, 2 - 1 कोऑर्डिनेट गलत से लिखा हुआ है। 3 - 4 -4 3 - 4 -4 बी कोऑर्डिनेट है 2 - 1 1, ठीक है। 1 - 3 -5 1 - 3 -5 ए बी वेक्टर पता किया गया तो 2 - 3 -1 आया और -1 प्लस 4 3 आ गया और 1 प्लस 4 5 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से BC वेक्टर पता किया गया तो 1 - 2 -1 आया। यहाँ कितना हो गया -3 प्लस 1 -2 हो गया और -5 प्लस 1 -4 -5 -1 यह -6 हो गया। ये -6 है तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये आ गया 41, यहाँ 41 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर AB स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है कि AB की लेंथ है वो स्क्वायर, जो छोटे छोटे दोनों हैं उनको जोड़ दो, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये BC स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो BC है वो आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल A क्या आएगा 90 डिग्री होगा, यही प्रूव करना है। तो इसी तरीके से यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 में 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। AB + BC + CA = 0, ये बता दिया है सही है। AB + BC -AC CA को उलट दिया गया -AC, ये भी सही है। AB + BC -CA तो ये गलत है क्योंकि ऊपर वाला A वाला सही है, तो C वाला गलत है। AB - C भी उल्टा करोगे +BC बन जाएगा, फर्स्ट जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो देखो उधर A वेक्टर B वेक्टर कोलिनियर, कोलिनियर में कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। तो B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, तो सही है क्योंकि अगर लैम्डा कॉमन ले लिया गया तो इसका मतलब पैरेलल वेक्टर C है। B वेक्टर, B दे रखा ऑप्शन वेक्टर A इक्वल टू प्लस माइनस B वेक्टर प्लस, अभी इसका मतलब होता है A इक्वल टू आइदर प्लस B वेक्टर और माइनस B वेक्टर, तो ये भी सही है क्योंकि या तो वैल्यू लैम्डा का 1 हो या -1 हो, तो रियल नंबर ही, ये भी बात सही है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। 1/A2 B1/B2 C1/C2 भी होता है। या फिर D ऑप्शन कहा गया बोथ द वेक्टर्स A एंड B हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये गलत है। दोनों के कहा गया दोनों के डायरेक्शन तो एक हो लेकिन उनके बोथ द वेक्टर्स A एंड B हैव द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन तो उनका एक ही होना चाहिए बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन अलग अलग अगर उनके डायरेक्शन हो, मीन्स A वेक्टर और -A वेक्टर भी कोलिनियर होते हैं, तो यहाँ ये गलत है। इन्होंने कहा एक ही डायरेक्शन होना चाहिए जबकि अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर D ऑप्शन गलत है। तो और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन आपका गलत था, C ऑप्शन गलत था। तो इस तरीके से यहाँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के हैं। अब इसके बाद तो ये हमारा वेक्टर्स के जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको करा दिया, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।